कुशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। और हम पहुंच चुके हैं लेसन 12 पे। तो लेसन 11 तक अभी तक हमने 1 जनवरी 2019 से लेकर 12 ऑफ मार्च 2019 तक का जितना भी करंट अफेयर का मैटर था, तो वो सब हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आई होप ये लेसन देखने से पहले आपने बाकी के सारे लेसन वहाँ पर देख लिए हो। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है ऑफिशियल सिगरेट एक्ट से रिलेटेड। तो ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? गोस्वामी कमेटी के द्वारा यहाँ पर ये सजेस्ट किया गया था। तो आपको इसके अंदर न्यूज़ में क्या ध्यान रखना है कि उस टाइम पे जो राफेल का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। राफेल का आपको पता होगा, फ्रांस से हम ये डील कर रहे हैं, लड़ाकू विमान ले रहे हैं। 36 लड़ाकू विमान की यहाँ पर डील हुई थी, और टोटल 18 महीने के अंदर समथिंग वो आएंगे। एंड अभी तक भी कोई भी राफेल यहाँ पर नहीं आया है। एंड डील के अंदर दिक्कत क्या हो रही थी कि जैसे कांग्रेस के टाइम पर भी डील साइन हुई थी, लेकिन उसको यहाँ पर ग्राउंड पे नहीं उतरी थी डील, वो ओनली मतलब बातें ही चल रही थी। और अब जब एनडीए गवर्नमेंट आई है, एनडीए मतलब बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट आई है, उसके यहाँ पर भी डील हुई है। तो हुआ क्या था कि पहले जिस प्राइसेस में हम ले रहे थे उससे प्राइसेस यहाँ पर डिफर कर रही थी। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर केसेस फाइल किए गए थे कि कितने रुपए के अंदर आप ले रहे हो, ताकि आप देश को यहाँ पर बता सको। लेकिन ऐसे जनरल पब्लिक हम देखें तो हमें क्या क्या इसके बारे में पता होना चाहिए कि ऑफिशियल सीक्रेटेड उसी बारे में था कि जो जो जानकारी है वो सब पब्लिक डोमेन में रखी जाए। लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खतरा भी है, क्योंकि ऐसे जब आप सिंगल कोई प्लेन किसी कंट्री से यहाँ पर ले रहे हो, देन उसकी प्राइस हो सकती है, मान लो 500 रुपीज़ लमसम हम मान के चलते हैं। ऐसे मैं एजम्पशन यहाँ पर मान रहा हूँ, ठीक है। तो 500 रुपये के अंदर आप कोई भी यहाँ पर चीज़ ले रहे हो, लेकिन आपको उसके साथ चाहिए कि आपको इसके अलावा और कुछ भी चाहिए, देन उसके पैसे भी यहाँ पर इंक्लूड होते जाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको एक थाली का एग्जांपल बता देता हूँ। एक नॉर्मल कोई भी आप थाली ले रहे हैं, किसी भी शॉप पर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो देन आपने नॉर्मल थाली जो वहाँ की रेट है वो आपने ली 100 रुपये की। 100 रुपये के अंदर आपको थाली मिल गई खाने के लिए। लेकिन आप जाते हो कि यार मेरे को इसके अलावा स्वीट डिश भी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा मेरे को थोड़े से पापड़ भी चाहिए, मेरे को थोड़ा सा रायता अलग से ला के दो। एंड इसके अलावा यार सब थाली के अंदर ये सब्जी सही नहीं है तो मेरे को दूसरी सब्जी भी चाहिए। एंड इसके अलावा मेरे को छाछ वगैरह भी चाहिए, दही वगैरह भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मेरे को चाहिए। तो बाकी जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें लेंगे, तो उसके हिसाब से थाली के अलावा वो प्राइस हमें देना होगा। तो राफेल के अंदर भी सेम केस था कि एक जो डील होती है तो वो होती है कि एक जो फाइटर जेट आपको मिलेगा उसके अंदर आप क्या क्या सर्विसेज चाहते हो। तो इंडिया ने अपनी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बताई हैं कि हमें ये सर्विसेज उसके अंदर चाहिए, कि राफेल के अंदर हम जो राफेल ले रहे हैं उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कि रडार कैसे होने चाहिए, मिसाइल्स कैसी कैसी होनी चाहिए, उनके रेंजेस क्या क्या होनी चाहिए, इसके अलावा कौन कौन से बम इसके अंदर यहाँ पर होने चाहिए, इसकी वर्किंग कैसे होनी चाहिए। तो वो सब इंडिया ने बताई है। तो जैसे थाली के अंदर हम जब इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं तो थाली की प्राइस बढ़ जाती है। अब मेन बात आता है कि आप थाली की प्राइस क्यों नहीं बता सकते सबके सामने। तो बात ये आती है कि अगर मैं थाली की प्राइस बता दूं, तो ऐसा नहीं है कि ओनली एक ही डिफेंस कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पर काम कर रही है। आपने देखा होगा इंडिया सेकंड नंबर पर यहाँ पर आ चुका है सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से आर्म्स इंपोर्ट में। तो अगर हम बता देते हैं कि हम एक जो राफेल है वो इतने में ले रहे हैं, या फिर जो हमारी डील है वो इतने इतने में साइन हुई है, देन जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे बाकी के डील्स हैं, उन लोगों को पता लग जाएगा कि अच्छा इतने रुपए के अंदर ये राफेल ले रहे हैं, तो मतलब इतने इतने में ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर आई होगी। एंड अगर किसी और को पता लग जाए कि हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है, या फिर हमारे पास क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, तो हमारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर खतरा हो सकता है। तो उन्हीं सबको देखते हुए राफेल केस जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दिया था, देन हुआ क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक क्लोज लिफाफे के अंदर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर रेट्स डिटेल्स वगैरह बताई थी कि ये यहाँ पर सीन है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑफिशियल सीक्रेटेड फाइल से जुड़ा हुआ था कि कुछ चीज़ें आपको पब्लिक डोमेन में रखनी है, लेकिन कुछ जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं वो आप जरूरी नहीं कि सबको बताएं। एंड इंडिया के अंदर ऐसा क्यों है? क्योंकि आरटीआई जो कानून निकला है 2005 के अंदर, उसके अंदर आपको कोई भी जानकारी जो चाहिए हो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आप यहाँ पर पूछ सकते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप जानकारी नहीं ले सकते, क्योंकि उनके साथ देश की सिक्योरिटी यहाँ पर जुड़ी होती है। जैसे कि अभी रिसेंट एग्जाम्पल आपने देखा होगा पीएम केयर फंड का, जिसके अंदर आरटीआई के अंदर रिपोर्ट मांगी गई थी कि इसके अंदर कितना पैसा आया है, कितना यहाँ पर खर्च हुआ है। देन इसको भी जानकारी देने से यहाँ पर मना कर दिया था। देन उसका मैं नहीं बोल सकता कंप्लीटली कि वो कितना ज़्यादा सीक्रेट क्यों है। बाकी राफेल का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीक्रेट था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो था वो किसके द्वारा यहाँ पर सजेस्ट किया गया था? गोस्वामी कमेटी के द्वारा यहाँ पर सजेस्ट किया गया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट है
द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1904 वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905। तो जब ये इनेक्ट किया गया था लो, तो किसके टाइम पर ये किया गया था? तो उस टाइम पे जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कर्जन, उनके ड्यूरेशन के टाइम पे ये यहाँ पर लाया गया था। एंड वो वाइसराय इंडिया के कब से कब तक थे? 1899 से लेकर 1905। एंड 1905 के अंदर आपको पता होगा यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पीक में था, एंड बंगाल का पार्टीशन को लेकर यहाँ पर बात चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड के अंदर ध्यान रखना है। एंड वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द एक्ट वाज टू प्रेज द वॉइस ऑफ नेशनलिस्ट पब्लिकेशन। एंड उस टाइम पे जो एक्ट्स वगैरह निकलते थे, तो उसके यहाँ पर क्या होता था कि जो नेशनलिस्ट पब्लिकेशन होते थे उनकी वॉइस को यहाँ पर दबाई जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पीक पे चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया 1905 के अंदर जो स्वदेशी मूवमेंट वगैरह हो गए, तो न्यूज़पेपर का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर यूज़ किया जाता था कि लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, एक जो मूवमेंट चल रहा है वो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर जा सके। तो उसको देखते हुए यहाँ पर आपने एक सुना होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पर लाया गया था, जिसके द्वारा आप ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। अगर छापते हैं तो आपको पहले उनकी कॉपी देनी पड़ेगी, आपकी प्रेस यहाँ पर बंद की जा सकती है। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे। इसके अलावा बहुत सारा जो एक सेडिशन का केसेस भी आपको पता होंगे, अगर अखबार के अंदर कुछ छाप रहे हैं तो सेडिशन के केस के अंदर आपको यहाँ पर बंद कर सकते हैं। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह, ठीक है। तो देशद्रोह के केस में भी आपको यहाँ पर अंदर कर सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड, कब बना था, किस कमेटी की तरफ था, कब इनेक्ट हुआ था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास गोंडी से रिलेटेड। तो गोंडी यहाँ पर क्या है? एक ये ट्राइबल लैंग्वेज है जो कहाँ पर स्पीक की जाती है, कहाँ पर बोली जाती है? मध्य प्रदेश के अंदर बोली जाती है। एंड ये जो गोंडी जो ट्राइबल लैंग्वेज ये किसके द्वारा यहाँ पर बोली जाती है? जो गोंड ट्राइब है उनके द्वारा ये बोली जाती है। एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गोंड एंड गोंडी किससे रिलेटेड है? सो दे आर मोस्टली लिव इन मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो इन सारे स्टेट्स के अंदर ये जो गोंड जो ट्राइब है ये यहाँ पर पाई जाती है। एंड ये कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर स्पीक करते हैं, कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर ये बोलते हैं? तो गोंडी लैंग्वेज ये बोलते हैं। एंड इट हैज़ बीन नोटिफाइड एज ए शेड्यूल ट्राइब। तो ये कौन सी ट्राइब है? शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास दिल्ली से रिलेटेड। तो दिल्ली के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था यहाँ पर 34th एडिशन ऑफ आहार। तो आहार क्या है यहाँ पर? एन इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर इज अ 5-day फेयर ऑर्गेनाइज बाय इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर एक फेयर था, वो यहाँ पर लगाया गया था। इसके अंदर जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया की जो भी चीज़ें हैं, जो हम हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं या फिर जो खादी वगैरह को जो हम प्रमोट करते हैं, तो उसको लेके यहाँ पर एक फेयर लगाया गया था। तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चालू किया गया था। एंड ये 5 दिन का फेयर था। एंड इसका कौन सा एडिशन था? 34th एडिशन था यहाँ पर आहार का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इसको आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंडिया एंड जर्मनी से रिलेटेड। तो इंडिया एंड जर्मनी ने यहाँ पर एक मेमोरेंडम साइन किया था। इंडिया एंड जर्मनी साइंड एन MOU ऑन कोऑपरेशन इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में यहाँ पर ये जो MOU है साइन किया गया था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो GDP का खर्चा है हेल्थ पर, वो लगभग 2.5% है ओनली। एंड बाकी अगर हम डेवलप देशों की तरफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा वो अपने यहाँ पर हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च यहाँ पर करते हैं। एंड किसी भी कंट्री के लोगों की हेल्थ जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी उतना ही ज़्यादा कंट्री वहाँ पर ग्रो करता है। क्योंकि ऐसे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप छुट्टियां यहाँ पर कम लोगे, छुट्टियां कम लोगे तो ऑफिस में ज़्यादा काम करोगे, आप अच्छे से काम करोगे तो कंपनीज ग्रो करेंगी, कंपनीज ग्रो करेंगी तो देश ग्रो करेगा। जैसे कि मैंने आपको दिल्ली का एग्जांपल लेके बताया था कि दिल्ली के अंदर अगर आप रह के वर्क करते हो तो देन आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 5 साल कम हो जाती है। अगर आप दिल्ली के अंदर काम करें तो इतना पोल्यूशन होता है आपको महीने के अंदर कि आप थक जाते हैं। पोल्यूशन होता है तो मतलब जितनी आप सिगरेट नहीं पीते हो तब भी इतना ज़्यादा धुआं आपके फेफड़ों के अंदर जाता है। देन उससे आपकी हेल्थ हैम्पर होती है यहाँ पर। देन उसको आप कर्व करने के लिए आप क्या करते हो? जब आपकी हेल्थ ख़राब होती है कि मैं छुट्टी ले लेता हूँ, तो जब सभी लोग इतने ज़्यादा छुट्टी लेंगे तो फिर आगे काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो आप वही देख सकते हैं कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा देशों के साथ यहाँ पर हेल्थ के अंदर MOU यहाँ पर साइन कर रहा है, ताकि इंडिया के अंदर भी जो हेल्थ है उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से बढ़ावा मिल सके। एंड लास्ट लेसन के अंदर भी मैंने आपको बताया था इंडिया एंड ब्राज़ील ने भी यहाँ पर हेल्थ को लेकर यहाँ पर MOU साइन किया है। देन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इंडिया एंड जर्मनी ने भी यहाँ पर ये जो MOU है ये यहाँ पर साइन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है 15 मार्च से रिलेटेड। तो 15 मार्च को यहाँ पर क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे एंड द थीम इज ट्रस्टेड स्मार्ट पीपल एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो 15 मार्च को यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है कंज्यूमर राइट डे। देन कंज्यूमर राइट डे क्यों मनाया जाता है यहाँ पर? जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा, आप कोई भी डिवाइस वगैरह लेके आते हैं, कोई भी मोबाइल फ़ोन वगैरह लेके आए, देन उसकी वारंटी है कि 6 महीने या 1 साल की उसकी वारंटी है, लेकिन उससे पहले ही वो ख़राब हो जाता है। लेकिन देन आपने तो पैसे पूरे दिए हैं, देन आप कंपनी में जाते हैं कि आपने इसकी वारंटी थी,
आपको उसको एक्सचेंज करना चाहिए, लेकिन कंपनी मना कर देती है। तो जब ऐसे कोई इशू होते हैं एंड ऐसे केस ही मोबाइल के अंदर ही नहीं, बहुत सारे जो सर्विसेज हमें मिलती हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, तो उनको लेके आप कंज्यूमर कोर्ट में यहाँ पर जा सकते हो। मतलब आपका ये राइट है कि आपने अगर पैसे दिए हैं तो आपको यहाँ पर चीज़ें अच्छी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसकी थीम याद रखनी है आपको, थीम इज ट्रस्टेड स्मार्ट पीपल। मतलब आपको स्मार्ट पीपल यहाँ पर बनना है ताकि आपको कोई धोखा नहीं दे सके। एंड प्रोडक्ट कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट भी ऐसे लेके आना है जहाँ पर लोगों को इतनी तकलीफ हो ही ना। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, 9th राउंड ऑफ इंडियाज यूएस स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड एट वॉशिंगटन। तो इंडिया एंड यूएस के बीच में यहाँ पर हर साल यहाँ पर सिक्योरिटी डायलॉग होता है। तो इसका जो 9th राउंड था वो कहाँ पर हुआ था, वॉशिंगटन डीसी के अंदर यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो किस किस के बीच में, इंडिया एंड यूएस के बीच में आपको ध्यान रखना है। एंड इंडिया एंड यूएस काफ़ी ज़्यादा जो अपने रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। देन इसके अलावा नाटो का भी एक इंडिया को मेंबर बनाने की यूएस बात कर रहा है। अभी जो G7 मेंबर था तो उसके अंदर भी इंडिया की एंट्री को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि G7 और इंडिया को अभी अनऑफिशियली यहाँ पर बुलाया भी गया है, ठीक है। तो इंडिया का एक जो टोरा है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। इसके अलावा क्वाड का भी इंडिया यहाँ पर मेंबर है। तो आप देख सकते हैं इंडिया एंड यूएस काफ़ी ज़्यादा फील्ड के अंदर एक दोनों के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उसी के अंदर 9th राउंड यहाँ पर हुआ था इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग का। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास जनरल विपिन रावत जी से रिलेटेड। तो जनरल विपिन रावत जी को आपको पता होगा ये कंट्री के फर्स्ट सीडीएस यहाँ पर बन गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये लास्ट हमारे आर्मी जनरल थे। तो इनको अभी क्या मिला है यहाँ पर, तो जनरल विपिन रावत गेट्स परम विशिष्ट सेवा मेडल बाय प्रेसिडेंट। तो इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल यहाँ पर मिला है प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड इनको जो अवार्ड्स मिलते हैं आर्मी के अंदर, उनकी ऑर्डर हम देख लेते हैं। आपसे ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा अवार्ड यहाँ पर कौन सा होता है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड इज, सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, उसके अलावा अशोक चक्र, देन महावीर चक्र, देन कीर्ति चक्र एंड देन वीर चक्र, ठीक है। तो ये 5 टाइप के अवार्ड यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जनरल विपिन रावत कौन थे, तो फर्स्ट सीडीएस तो हमारे कंट्री के सीडीएस इंदा होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मतलब जो तीनों फोर्स होती है उनके जो चीफ होते हैं उनके ऊपर भी एक चीफ बिठाया गया है यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई भी युद्ध वगैरह होता है देन हम देखते हैं कि आर्मी की तरफ से अलग स्टेटमेंट आ रहा है, नेवी की तरफ से आता है, देन इसके अलावा एयरफोर्स की तरफ से आता है। नेवी बोलती है कि हम अपने आप के अंदर सफिशेंट है, आर्मी बोलती है हम अपने आप के अंदर सफिशेंट है। लेकिन जैसे कि आपने बॉर्डर के अंदर जो बॉर्डर मूवी है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो सनी देओल और जो जैकी श्रॉफ है उनकी जब वो लड़ाई होती है लास्ट के अंदर, देन जब वो हारने वाली रहती है, जो इंडिया की जो आर्मी है वो हारने वाली रहती है, लेकिन उसी टाइम पे इंडियन एयरफोर्स भी वहाँ पर आ जाती है। तब वो एक डायलॉग आता है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ठीक है। तो ऐसे सबको साथ लेकर चलना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है वो ऐसे अलग अलग यहाँ पर काम नहीं करनी चाहिए, एक साथ में मिलकर सिंक्रोनाइजेशन के साथ यहाँ पर काम करनी चाहिए। तो तीनों फोर्सेस को साथ में कैसे लाया जाए, तो उसको लेके उन तीनों के ऊपर एक कॉमन पोस्ट यहाँ पर बनाई गई है। तो जो तीनों सर्विसेज है वो वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, देन वो वहाँ पर आगे यहाँ पर काम करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट सीडीएस है हमारी कंट्री के एंड लास्ट आर्मी चीफ भी थे। एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी आर्मी चीफ कौन है यहाँ पर, तो अभी आर्मी चीफ है हमारे मनोज मुकुंद नारावणे, ठीक है। तो ये अभी हमारा आर्मी चीफ है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा इसको किसके द्वारा यहाँ पर रिकमेंड किया गया था, जो सीडीएस की पोस्ट थी ये रिकमेंड किया गया था बाय कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा यहाँ पर इनको डाला गया था। एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में आपको बता दूं मैं कि इनकी फर्दर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। जो आर्मी का होता है, आर्मी चीफ का उनकी जो टाइम होता है वो होता है 62 ईयर्स एज तक का। मतलब आपकी 62 ईयर एज है तब तक आप यहाँ पर आर्मी चीफ रह सकते हो। और सीडीएस के लिए जो एज है ये कितनी कर दी है यहाँ पर, तो 65 यहाँ पर कर दी। तो 65 तक आप यहाँ पर सीडीएस यहाँ पर रह सकते हो। और इसके बाद आपको कोई भी अपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आप यहाँ से रिज़ाइन कर देते हो तो आप किसी भी और पोस्ट के अंदर यहाँ पर काम नहीं कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो सीडीएस रहेंगे ये परमानेंट चेयरमैन रहेंगे किसके, चीफ ऑफ जो स्टाफ कमेटी होती है उसके। एंड इसके अलावा जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो काम करती है कि डिफेंस के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास रहने चाहिए, तो उसके भी सीडीएस यहाँ पर मेंबर रहेंगे। इसके अलावा डिफेंस जो प्लानिंग कमेटी होती है जिसको कौन हेड करते हैं, हमारे एनएसए हेड करते हैं अजीत डोभाल जी, तो उसके भी यहाँ पर ये मेंबर रहेंगे। एंड जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसको कौन हेड करता है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। तो अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे मिस्टर राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपको सीडीएस से रिलेटेड वो आपको ध्यान रखना है। टेन्योर कब से कब तक है, फर्स्ट सीडीएस कौन थे, किस कमेटी ने इनकी रिकमेंडेशन दी थी, किस किस के पार्ट होते हैं, फर्दर काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास जो सौम्य स्वामीनाथन से रिलेटेड। तो सौम्य स्वामीनाथन बिकम द चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO एंड इज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोस्ट। तो ये WHO के यहाँ पर चीफ साइंटिस्ट का
यहाँ पर ये बन गई हैं एंड ये ऐसी फर्स्ट इंडियन यहाँ पर बनी है जिनको ये पोस्ट यहाँ पर दी गई है। देन डब्ल्यू के बारे में आपको यहाँ पर पता होगा, डब्ल्यू की फाउंडेशन यहाँ पर रखी गई थी 1948 के अंदर। एंड इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। एंड जो 7 अप्रैल को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इसका मोटो भी था हेल्थ फॉर ऑल। एंड अभी आप जैसे देख सकते हैं कि कोरोना के टाइम पे डब्ल्यू का जो रोल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो डब्ल्यू से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, चीफ साइंटिस्ट कौन है, हेड कौन है, तो वो सारे पॉइंट्स जो है वो आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास यूएनईपी से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड। तो यूएनईपी ने यहाँ पर 6th एडिशन यहाँ पर निकाला था किसका, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक का। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से बन सकता है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। एंड जो 2019 के अंदर जो रिपोर्ट निकली थी उसकी थीम क्या थी, तो थीम थी हेल्थी प्लेनेट हेल्थी पीपुल। मतलब हेल्थी प्लेनेट हेल्थी रहेगा, मतलब जो प्लेनेट की हेल्थ है, हेल्थ इन द सेंस प्लेनेट के अंदर क्लाइमेट भी सही है, इतनी ज़्यादा कहीं पे जो एक्सट्रीम डिजास्टर वगैरह होते हैं, एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं वो भी नहीं है। एंड एक जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि अभी हम कर रहे हैं तो तभी क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होता ही है, बर्फ़ जो है वो पिघलते ही हैं, क्योंकि ऐसे ही जो सृष्टि है वो चली आ रही है। इससे पहले जो बहुत सारी एजेस थी, आप जो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो, देन जो पेंजिया था पहले, पेंजिया इन द सेंस अभी जो सातों महाद्वीप जो अलग अलग हैं वो सब एक टाइम पे एक साथ जुड़े हुए थे, देन ग्रेजुअली वो धीरे धीरे यहाँ पर अलग हुए हैं। इसके अलावा आपने विग्नर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रही है वो भी यहाँ पर पड़ी होगी। तो जो क्लाइमेट चेंज है, इसके अलावा जो वेदर है, तो वो एक कंटिन्यूस फिनोमिना है। लेकिन होता क्या है कि अभी जिस हिसाब से हम हर अर्थ को लेके यहाँ पर चल रहे हैं, एंड जो भी हम जितना पॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जितना भी रिसोर्सेज का हम निकाल रहे हैं, एंड आपने एक टर्म सुना होगा अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जैसे किसी भी टाइम का जैसे 1 साल तक का जो भी रिसोर्सेज हैं अर्थ के, ठीक है, तो वो आप कितने टाइम के अंदर ख़त्म कर रहे हो। तो अर्थ ओवरशूट डे यहाँ पर लगभग अगस्त के अंदर आ चुका है। मतलब आपको जो रिसोर्सेज हैं आपको दिसंबर तक चलाने थे, लेकिन वही रिसोर्सेज आपने अगस्त तक यहाँ पर ख़त्म कर दिए। तब अगस्त से लेकर दिसंबर तक आप अगले साल के यहाँ पर रिसोर्सेज लोगे, तो इससे जो अर्थ की लाइफ है वो यहाँ पर कम हो रही है, ठीक है। तो मतलब हमारे लिए तो सही है, देन आने वाली जनरेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है। तो इसलिए देखा जाता है कि आपको हेल्थी प्लेनेट यहाँ पर रखना है। अगर आप हेल्थी प्लेनेट यहाँ पर रखोगे तो आपकी जो हेल्थ है लोगों की वो भी यहाँ पर अच्छी रहेगी, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से कितना ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा अर्थक्वेक वगैरह आ रहे हैं, इसके अलावा लोकस्ट अटैक हो रहा है, इसके अलावा साइक्लोन वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब वेदर फिनोमिना है, ये होते रहते हैं, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पर हो रहे हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर डेथ हो रही है। अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं दिल्ली के अंदर लास्ट 2 मंथ के अंदर ही 5 से 6 अर्थक्वेक यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि हेल्थी प्लेनेट हेल्थी पीपल। एंड एट प्रेजेंट 33% ऑफ ग्लोबल एडिबल फूड इज वेस्टेड एंड 56% ऑफ वेस्ट हैपेंस इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। एंड लास्ट लेसन के अंदर मैंने आपको बताया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने इंडिया की मेंबरशिप यहाँ पर अप्रूव कर दी थी 2023 के लिए, जिसका गोल था कि सबको फूड सिक्योरिटी मिले। लेकिन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के हिसाब से क्या है कि लगभग 33% जो खाने की चीज़ें हैं डेली वो वेस्ट होती है। मतलब जो आप खाना यूं ही फेंक देते हो, और लगभग बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर है इंडिया के अंदर, तो ये संख्या मिलियंस के अंदर है, जो लोग भूखे सोते हैं, जिनको एक टाइम का प्रॉपर खाना भी नहीं मिल पाता है। एंड इसके अंदर वो डाटा और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 56% ऑफ द वेस्ट हैपन्स इन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। मतलब जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो अच्छी कंट्रीज है जहाँ पर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, 56% जो वेस्ट होता है उन कंट्रीज़ के अंदर होता है। मतलब जो कंट्री डेवलप नहीं है ज़्यादा वहाँ पर वेस्ट कम होता है, लेकिन लोग ज़्यादा जहाँ पर डेवलप हो चुके हैं तो वहाँ पर इसका जो वेस्ट है खाने का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है यूएनईपी के रिलेटेड 6th एडिशन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास अबू धाबी से रिलेटेड। तो अबू धाबी यहाँ पर क्यों न्यूज़ में था, तो अबू धाबी यहाँ पर होस्ट करने वाला था 2019 का जो स्पेशल ओलंपिक्स था वर्ल्ड समर गेम्स का, तो वो यहाँ पर अबू धाबी के अलावा होस्ट किया गया था। एंड चाइना के पास यहाँ पर लार्जेस्ट कंटीजेंट था, कंटीजेंट इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा लोग किस कंट्री की तरफ से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वह चाइना के थे। एंड उसके बाद सबसे बड़ा जो दल गया था ओलंपिक्स के अंदर वो किसका था, इंडिया का था। एंड आने वाले जो ओलंपिक्स है उनको अभी कोई भरोसा नहीं है, कोरोना की वजह से इस साल जो ओलंपिक्स था वो पोस्टपोन हो चुका है। बहुत सारे वर्ल्ड के जो इवेंट्स थे वो पोस्टपोन हो चुके हैं, इंडिया के अंदर आईपीएल था तो वो पोस्टपोन हो चुका है।
तो अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आगे कौन सा कब होगा, तो जब जैसे जो फाइनल रिपोर्ट्स आएंगे उसके बाद हम आने वाले लेसन्स के अंदर उनको यहाँ पर कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेट फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप इन गांधीनगर गुजरात। तो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये इनोग्रेट किया गया था, एंड गुजरात से ही रिलेटेड मैंने आपको बताया भी था कि फ्लोर फेस्टिवल यहाँ पर इनोग्रेट किया गया था वहाँ के सीएम विजय रूपाणी के द्वारा। ठीक है, तो उसी कड़ी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन गांधीनगर गुजरात के अंदर यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास कैबिनेट से रिलेटेड। तो कैबिनेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर अप्रूव कर दिया था किस किस के बीच में, यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज ऑफ मंगोलिया। यूपीएससी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखता है अपनी यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराने में। यूपीएससी का हार्डली ऐसे एग्जाम होते हैं कि जिसके अंदर कोई भी दिक्कत वगैरह आ जाए कि आपको कोई भी इशू हो रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड आता है। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यूपीएससी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो एग्जाम है उसको यहाँ पर कंडक्ट कराता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज ऑफ मंगोलिया ने यहाँ पर अपने यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन किया था, जिससे कि यूपीएससी और जो वहाँ की सिविल सर्विसेज है उनके साथ मिलकर वहाँ पर काम कर सके। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास इंडियन ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। तो इंडियन ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर मेमोयू यहाँ पर साइन किया था टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन इन रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रा के सेक्टर के अंदर इंडिया काफ़ी ज़्यादा पीछे है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ना टारगेट रखा है हमने लगभग अगले 5 साल के अंदर हमें लगभग 100 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर जो हमारे इंफ्रा है उस पर यहाँ पर खर्च करने होंगे, तब जाके हम एक ग्लोबल लेवल के हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल कर पाएंगे। एंड इंडिया के अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि हर साल लगभग 5 लाख एक्सीडेंट्स यहाँ पर होते हैं, जिनके अंदर लगभग 1.5 लाख लोग हर साल अपनी यहाँ पर जान गंवा देते हैं। ठीक है, देन कोरोना तो बस नाम से बदनाम है। ठीक है, असली जो गंद है तो वो तो बाकी सारी डिजीज़ है वो यहाँ पर फैलाती है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से सबका ध्यान कोरोना पे ही है। अगर कोरोना नहीं होता तो आए दिन जितने रेप केसेस वगैरह होते हैं, जितनी चोरी वगैरह होती है, जितने भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो भी कंटिन्यूसली यहाँ पर चलते रहते हैं। तो कोरोना की वजह से कितनी डेथ हो रही है। देन इसके अलावा अगर जो लॉकडाउन खुला रहता है, जो नॉर्मल हमारी लाइफ चलती है, उस वजह से डेली कितने लोगों की मौत होती है, तो वो फिगर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने लायक है। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको संभालने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया किस किस के बीच में, रोड एंड इंफ्रा सेक्टर के बीच में यहाँ पर एमओयू यहाँ पर साइन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास प्रमोद सावंत जी से रिलेटेड। तो प्रमोद सावंत जी को यहाँ पर गोवा का चीफ मिनिस्टर यहाँ पर चूज़ कर लिया गया था। और गोवा के जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे, जो हमारे रक्षा मंत्री भी यहाँ पर रह चुके हैं, मनोहर पर्रिकर, जिनकी जब ये रक्षा मंत्री थे तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो इनके डेथ के बाद प्रमोद सावंत जी को यहाँ पर जो न्यू चीफ मिनिस्टर है गोवा का वो यहाँ पर चुन लिया गया था। एंड लास्ट न्यूज़ है हमारे पास साइक्लोन इडाई से रिलेटेड। तो साइक्लोन इडाई यहाँ पर किसको हिट किया था यहाँ पर, तो हिट से मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एंड मालावी, तो इन 3 कंट्रीज़ को यहाँ पर हिट किया गया था इसके द्वारा। एंड इसके अलावा इसका जो नाम है वो किसने यहाँ पर रखा था, तो जिम्बाब्वे ने इसका यहाँ पर नाम रखा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर आता भी ये फिनोमिना कि एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज यहाँ पर बनता है, देन हर जो कंट्री है वो जितनी कंट्रीज होती है उतने नाम देते हैं, तो हर साल वो नाम के ऊपर यहाँ पर साइक्लोन का नाम यहाँ पर रखा जाता है। अगर किसी साइक्लोन का नाम मतलब किसी साइक्लोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तबाही मचाई जाती है तो उस नाम को यहाँ पर हटा भी दिया जाता है। एंड अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो किसी साइक्लोन के नाम को यहाँ पर रिवाइव भी यहाँ पर कर लिया जाता है। तो साइक्लोन इडाई ने यहाँ पर जो साउथर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, तो अफ्रीका का, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिट किया था। इसका नाम जिम्बाब्वे के द्वारा यहाँ पर रखा गया था। एंड ये कौन सी कैटेगरी का साइक्लोन था, तो कैटेगरी 3 का यहाँ पर ये साइक्लोन था। एंड इसके अलावा जो इसकी हाईएस्ट स्पीड थी वो लगभग 200 से 250 किलोमीटर थी। एंड लगभग 1000 से 1500 लोगों ने अपने यहाँ पर जान गंवाई थी साइक्लोन इडाई की वजह से। ठीक है, सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तभी जो वीडियो है उसको लाइक करना, अगर आपको लेसन अच्छे नहीं लगे तो डिसलाइक करना, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना कि आपने वीडियो डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं और ज़्यादा यहाँ पर इंप्रूव कर सकूँ। एंड अगर आप ऐसे किसी लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो किसी बड़ी सिटी नहीं जा सकते, ना ही किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके वहाँ पर उनकी फ़ीस दे सकते हैं, तो आप उनके को मेरा जो चैनल है वो रेफ़र कीजिए, ताकि आप भी उनकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाएँ एंड आपके कारण मैं भी उनकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दे सकूँ। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।